स्टडी चैनल। तो आज हमें पढ़ना है आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिकली ये लेक्चर 2 है। आपका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। तो उसमें हमने कार्बन के बारे में देखा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसी बॉन्डिंग बनाता है, क्यों बनाता है, ये सब देखा था। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी, ये सब हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में बेसिकली हमें डील करना है कार्बन की ऑकरेंस, जिसमें हम देख लेंगे एलोट्रॉप्स देखेंगे, जिसमें हम डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन के बारे में मेनली देखने वाले हैं। उनके स्ट्रक्चर्स क्या है, क्या क्या यूजेस हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्यों हैं, ये सब देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विद द हैश टैग लेट्स बीट इट। सबसे पहले ऑकरेंस। तो कार्बन की ऑकरेंस की अगर बात कर ले तो दो स्टेट्स में पाया जाता है, फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मतलब एलिमेंटल फॉर्म, कंबाइंड स्टेट मतलब कंपाउंड फॉर्म में होगा किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ। क्लियर है। अब फ्री स्टेट मतलब जो जो फॉर्म्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बने होंगे। तो इसमें डायमंड आ गया, बकमिंस्टर फुलरिन आ गया, फिर आपका ग्रेफाइट आ गया। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। और कंबाइंड स्टेट में क्या क्या आ जाएगा, अरे जो भी मतलब कंपाउंड्स बने होंगे, कार्बन कंपाउंड्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें बोलते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, कार्बोनेट्स हो गए। देखो ये कार्बोनेट भी कार्बन कंपाउंड है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है, ये ध्यान रखना। फॉसिल फ्यूल्स आपके हो गए, फिर जो कुछ फैब्रिक्स हो गए, ज़्यादातर फैब्रिक्स मतलब कॉटन, वुड, वूल, ये सब। ठीक है, वुड भी है ये, एक्चुअली फैब्रिक नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं, ऑकरेंस समझ में आ गया ना। फ्री स्टेट, कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में मतलब वो सब जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बने, और कंबाइंड स्टेट में वो जो कार्बन एटम से साथ के साथ किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से भी बने हुए। क्लियर है। अब आते हैं एलोट्रॉप्स पर। तो सबसे पहले एलोट्रॉप होता क्या है ये जान लो। तो देखो, डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा। डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, अपन को समझना है बस। ठीक है, तो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एटम। क्या क्लियर हो रहा है डेफिनेशन से, मतलब डेफिनेशन से क्या क्लियर हो रहा है पहले सो देखो। वेरियस फिजिकल फॉर्म्स मतलब जितने भी तरह के फिजिकल फॉर्म जिसमें कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ फिजिकल फॉर्म की बात हो रही है, ये ध्यान देने वाली बात है कि फिजिकल फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म मतलब ऐसे समझ लो कि वैसे फॉर्म जो उसी एलिमेंट के एटम से बने होंगे, जिस एलिमेंट के एलोट्रॉप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर ही होगा। वेरियस फिजिकल फॉर्म मतलब जितने भी फिजिकल फॉर्म्स हैं जिसमें कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। फिजिकल फॉर्म मतलब जो उसी एलिमेंट के एटम से बने होंगे, जो जो फॉर्म्स, उन्हें हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स उस एटम का। क्लियर है। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिंस्टर फुलरिन हो गया, ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं लेकिन बने हैं कार्बन एटम से ही। ठीक है, ये भले इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो सकते हैं, इनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, लेकिन सब के सब बने किससे हैं, कार्बन एटम से। तो कार्बन एटम के मेनली हम तीन एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। तो इतना क्लियर है। तो हमने एलोट्रॉप्स देख लिए। अब देखो डायमंड और ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, इसमें मज़ा आएगा। देखो सबसे पहले डायमंड। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है देखो, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस मतलब चमक। ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेश ब्लैक, ये क्या था, कलरलेस, ये क्या है, ब्लैक। और ओपेक है, वो क्या था, ट्रांसपेरेंट। तो है ना प्रॉपर्टी, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। देखो दोनों की प्रॉपर्टी कितनी डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब देखो इसमें क्या है, क्वाइट हैवी, ये हैवी है। ये क्या है, लाइटर है, डायमंड से ज़्यादा हल्का है। ये भारी होता है, हल्का होता है। हम यहाँ आप डेंसिटी नहीं बोल सकते हो, हाँ, लेकिन ये ज़्यादा हल्का है कंपेरेटिवली ग्रेफाइट जो ज़्यादा हल्का है। अब देखो डायमंड क्या है आपका, एक्सट्रीमली हार्ड, आपको पता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये तो पता ही होगा। ये क्या है, सॉफ्ट और स्लिपरी। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ ये दोनों आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है, डायमंड की हम बात कर रहे हैं। और वहीं अगर आप ग्रेफाइट देखोगे तो दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों कराता है कंडक्ट, ये भी हम लोग देखेंगे। पहले अब ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोनों की एक कॉमन प्रॉपर्टी भी है। दोनों की एक कॉमन प्रॉपर्टी, इतनी सारी तो हमने देख ली डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अब ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी है। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, मतलब पहला नहीं, एक ही है तो देखो डायमंड भी अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो भी देता है CO2, और ग्रेफाइट को भी अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो भी देता है CO2। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों बने तो है कार्बन कंपाउंड से ही, स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन बने तो कार्बन कंपाउंड से है ना। तो डेट्स वाई जब हम उन्हें स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वो क्या देते हैं, CO2।
इतना क्लियर है। लेकिन एक चीज़ है जो डायमंड में है, ग्रेफाइट में नहीं, एंड दैट इज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। सारा चीज़ हमने देख लिया डायमंड ग्रेफाइट में, ठीक है, ये जैसे कि कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं कराता है। अब एक चीज़ है जो डायमंड में है, ग्रेफाइट में नहीं, दैट इज़ गुड थर्मल कंडक्टिविटी। इतना याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट हो गया। अब सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर पे, तो जिसमें सबसे पहले हमें देखना है कार्बन के बारे में, ठीक है, सॉरी डायमंड के बारे में। तो डायमंड क्रिस्टल जो होता है वो बहुत जाइंट मॉलिक्यूल होता है, कार्बन एटम का बहुत जाइंट सा मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी कार्बन एटम होते हैं एक डायमंड क्रिस्टल में, वो क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं 4 दूसरे कार्बन एटम्स में। और ये बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब देखो ये 4 के साथ लिंक्ड है, और ये जो बॉन्ड बना रहा है चारों के साथ, ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये बॉन्ड। अब जो हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक कार्बन एटम 4 के साथ बॉन्डेड है और स्ट्रांगली और पावरफुली बॉन्डेड है नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो एक रिजिड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर रिजिड हो जाता है, जो कि उसे उसकी हार्डनेस देता है। और हमें पता है कि डायमंड की हार्डनेस का हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लास कटर्स हो गया, ड्रिलिंग ऑयल वेल्स हो गया, ये सब में हम यूज़ करते हैं, डायमंड की हार्डनेस का ही तो यूज़ करते हैं। अब नोट करने वाली बात ये है कि डायमंड का जो क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, कार्बन एटम्स का एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। अब ये क्या, देखो सीधी सी बात, एक कार्बन एटम 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ये चारों भी आगे 4 के साथ बनाएंगे, ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज नोट करने वाली है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है। अब ये इसलिए क्योंकि देखो हमें पता है कि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर उसने 4 बॉन्ड बना लिए चारों तरफ, तो चारों वैलेंसीज तो फुलफिल हो गई। अब अगर चारों वैलेंसीज फुलफिल हो गई तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही ना है कि मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे उसमें, यही तो मतलब हुआ। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब सीधी सी बात फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस है ही नहीं तो फ्लो क्या करेंगे। तो डेट्स वाई कार्बन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है। हाँ, और कार्बन की एक चीज़ याद रखना, कार्बन का, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट दैट इज मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इट्स रिजिड नेचर। तो इतना क्लियर है, ठीक है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया ना। अब आते हैं हम अपने ग्रेफाइट बाबा पर, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो टोटली तो नहीं कह सकता, पर हाँ डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आपके डायमंड के स्ट्रक्चर से। इसमें क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है कार्बन एटम की, या कहे तो शीट्स ऑफ कार्बन एटम्स की, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो जॉइंड है 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, 3 दूसरे कार्बन एटम से वो जॉइंड है, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, ये याद रखना। और बनता क्या है, हेक्सागोनल रिंग्स। आप यहाँ देख ही पड़े, मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ वैसे। अब इसमें क्या जो है, इसमें क्या है, जो लेयर्स बन रही हैं उनमें जो गैप है वो इतना है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच नहीं है। ध्यान से सुनो, देखो एक कार्बन एटम 3 के साथ जुड़ा हुआ है और उससे हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, और लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एक लेयर उसके बाद एक लेयर उसके बाद एक लेयर। लेकिन ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, और ये एक दूसरे से इतनी दूरी पर होते हैं कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में हो ही नहीं सकता। तो ये जो है ये जुड़े हुए होते हैं वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से। अब ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, ये जो फोर्सेस हैं ये बहुत वीक फोर्सेस हैं। दैट्स वाई जो लेयर्स होती है वो एक के ऊपर एक स्लाइड कर सकती है। दैट्स इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना, ये कौन सी फोर्स है ये भी याद रखना, ठीक है। अब शीट लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट हमारा बन जाता है एक सॉफ्ट सब्सटेंस। अब देखो, अब देखते हैं कैसा होता है। देखो, अब देखो इसमें क्या है, एक कार्बन आइटम 3 के साथ जॉइंड है, जितने भी आप देख लो 3 3 के साथ जॉइंड है, और बन क्या रहा है, ओवरऑल हेक्सागोनल रिंग्स बन रहे हैं, और इससे एक लेयर बन रही है। अब ये देखो लेयर, अब आपको लेयर दिखाई दे रही है। अब देखो, अब देखो इनके बीच में वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपको दिख रहा होगा, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो ये इतना वीक होता है कि ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, ठीक है। तो आप पेंसिल से जो लिख पाते हो डैट्स ऑल्सो एग्जाम्पल की स्लाइड कैसे कर सकती है, आप समझ ही रहे होगे। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्लियर है। तो हमने अब स्ट्रक्चर देख लिया डायमंड का भी ग्रेफाइट का भी, तो अब यूजेस पढ़ाते हैं सीधे से बात, ठीक है। तो यूजेस में आते हैं, सबसे पहली बात डायमंड का देख लेते हैं। तो हमें पता है कि डायमंड बहुत हार्ड है, एक्सट्रीमली हार्ड है। तो किस चीज़ में यूज़ करेंगे, किसके लिए वो राइट मटेरियल है, कटिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए ना। तो डायमंड का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कटिंग में, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं, ये ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद ज्वेलरी, बहुत कॉमन सी बात है, ज्वेलरी में तो यूज़ होता ही होता है, आपके घर में भी होगा, हो सकता है ज्वेलरी में डायमंड ज्वेलरी होगी, ठीक है। तो ज्वेलरी तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सबको पता होगा, क्योंकि डायमंड के पास एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करने की, और उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस भी होती है, मतलब चमक, है ना। अब आखिरी प्रॉपर्टी तो नहीं, पर हाँ एक और प्रॉपर्टी है, जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट सी है, ठीक है। एक शार्प एज डायमंड नाइफ होता है जिसे हम केराटोम बोलते हैं, केराटोम। इसका यूज आई सर्जन्स करते हैं कैटरैक्ट रिमूव करने के लिए। ये याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आई सर्जन्स यूज करते हैं केराटोम का, किस लिए, कैटरैक्ट लेयर को रिमूव करने के लिए। अब एक और बात याद रखना, डायमंड को हम लोग आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड करके। ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स इंपॉर्टेंट, याद रखना। एक और चीज, डायमंड डाइज, ये क्या होता है। अब आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, और वो बहुत थिन वायर्स होती है। तो उन्हें खींचने के लिए, मतलब ड्रॉ करने के लिए इनका यूज होता है। तो याद रहेगा, इतना तो याद रहेगा। अब हम आते हैं अपने ग्रेफाइट पर। तो सीधी सी बात, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, डायमंड हार्ड था, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। और सॉफ्ट के साथ साथ हमें पता है कि उसकी लेयर के ऊपर एक स्लाइड भी कर सकती है। तो हम पाउडर्ड ग्रेफाइट का यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पर कुछ छूट गया, या ये लुब्रिकेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज शुड बी ग्रेफाइट, ओके, बाय मिस्टेक, तो कोई बात नहीं। तो पाउडर्ड ग्रेफाइट का हम यूज करते हैं किस लिए, लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, फास्ट मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी। अब एक बात नोट करो कि ऑयल लुब्रिकेंट्स तो हर जगह यूज नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। जहाँ हाई टेम्परेचर कोई मशीन वर्क कर रही है वहाँ ऑयल लुब्रिकेंट तो ज़रूरी नहीं कि हम हर बार ऑयल लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे, और नहीं ही करते हैं। तो वहाँ हम ड्राई लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, और वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पाउडर्ड ग्रेफाइट का। इतना क्लियर है, ठीक है। और ये इतना ऐसा ही नहीं है, आप इसे लुब्रिकेंट ऑयल के साथ भी मिक्स कर सकते हो, तो ये और ज़्यादा बेटर हो जाता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। हमें पता है ये ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं किसमें, कार्बन इलेक्ट्रोड्स में। और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स भी आप कह सकते हो, ड्राई सेल्स और इलेक्ट्रिक आर्क्स में हम इसका यूज करते हैं। ब्लैक कलर्ड एनोड, ठीक है, ड्राई सेल का, वो भी बनता है ग्रेफाइट से। इसके साथ साथ अगर आपने इलेक्ट्रिक मोटर को कभी ध्यान से देखा है तो उसमें जो कार्बन ब्रशेज होती हैं वो भी ग्रेफाइट से बनती है। तो ये सब ऐड कर लेना, इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, कुछ कुछ ऐड कर लेना। आखिरी पॉइंट, आपकी जो पेंसिल की जो कोर्स होती है, जैसे आप पेंसिल लीड भी कहते हो, एक्चुअली लेड से नहीं बना होता, वो ग्रेफाइट से ही बना होता है। तो ये भी पता चल गया। इसी के साथ साथ ब्लैक पेंट्स, वो भी ग्रेफाइट से बने होते हैं। तो अब ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज क्लियर है, ठीक है। तो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, दोनों की स्ट्रक्चर भी देख लिए हमने, प्रॉपर्टीज देख ली, है ना, यूजेस भी देख लिए। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पर, हमारा प्यारा दुलारा बकमिंस्टर फ्लोरीन। नाम तो बहुत लंबा है, अब काम क्या क्या है सो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है, जिसमें 60 कार्बन आइटम्स के क्लस्टर्स होते हैं जो कि जॉइंट होते हैं एक साथ और बनाते हैं स्फेरिकल मॉलिक्यूल। इधर आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा, आप ही के लिए रखा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है दिखने में। अब चूंकि 60 कार्बन आइटम्स जॉइंट है एक मॉलिक्यूल में, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C60, क्लियर है। अब ये जो होता है ये एक फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है, जिसमें कि 60 कार्बन एटम्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है, मतलब नोट या याद कर लो इसे, 20 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं और 12 पेंटागोनल फेसेस होते हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हो
इसे बताऊंगा वैसे। इसमें 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल फेसेस होते हैं, ठीक है, इस पूरे मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में। अब इसकी नेमिंग कैसे की गई, इतना लंबा चौड़ा नाम इसे आखिर मिला कैसे? तो ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट के नाम पर रखा गया है, बकमिंस्टर फुलर। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ को रिसेंबल करता है, वो उस फ्रेमवर्क को रिसेंबल करता है, डोम शेप्ड हॉल्स के फ्रेमवर्क को रिसेंबल करता है, जो जिन्हें कि डिज़ाइन किया था फुलर ने। इन्हीं ने डिज़ाइन किया था, बकमिंस्टर फुलर ने। वो किया करते थे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में, डिज़ाइन किया करते थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा। तो जान लिया, चलो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई आपको। अब एक और चीज़ देखो, ये जो होता है ये डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो आपको इसकी फिजिकल थोड़ी सी पता भी चल गया, फिजिकल कैसा होता है दिखने में। डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, और इसका मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, क्योंकि जान देख लो, अब डायमंड और ग्रेफाइट में क्या था, जाइंट मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि कार्बन आइटम लगातार कंबाइन किए जा रहे थे, जितने चाहे उतने लंबे बने जा रहे थे। यहाँ क्या है, लिमिटेड है, ओनली 60 कार्बन एटम्स। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि कंपेरेटिवली जो इसका मॉलिक्यूल है वो स्मॉल है, ठीक है। अब वही सेम चीज़ जो कार्बन और सॉरी मैं कार्बन क्योंकि बोल रहा हूँ, और ग्रेफाइट और डायमंड में थी कॉमन, डैट्स कि वो दोनों बर्न करते थे स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर, क्या देते थे, CO2। तो सिमिलरली ये भी स्ट्रांगली अगर आप हीट करोगे तो ये भी आपको CO2 देगा। तो डैट प्रूव्स कि ये भी कार्बन एटम से बना है। और हाँ, ऐसा ही नहीं CO2 देगा उसके बाद कुछ बचता नहीं है, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बना है। एक और चीज़ है नोट करने वाली, कि ये ना तो हार्ड है ना ही सॉफ्ट है। अब ग्रेफाइट में हमने बोला था सॉफ्ट है, डायमंड में बोला था हार्ड है, लेकिन ये ना तो हार्ड है और ना तो सॉफ्ट है। अब जरा सा एक बार इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, एक कार्बन एटम 3 के साथ कनेक्टेड है। देखो यहाँ एक पेंटागोनल फेस है, यहाँ एक हेक्सागोनल फेस है। ध्यान से देखोगे, यहाँ एक पेंटागोनल फेस है, ये एक हेक्सागोनल फेस है। तो ऐसे ही इसमें 20 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं, 12 पेंटागोनल फेसेस। ऐसा कुछ एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ऐसा कुछ एक मॉलिक्यूल होता है। टोटल 60 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इतना क्लियर है। अब तो आज का हमारा एलोट्रॉप्स वाला पार्ट तो क्लियर होता है। अब होमवर्क के लिए आप याद कर सकते हो आपका ऑर्गेनिक, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपको याद कर लेना है होमवर्क में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, तो आप पढ़ के आना, थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है। तो डैट्स ऑल। वैसे अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दो, ठीक है, लाइक करने में क्या कंजूसी यार, क्या जा रहा है। तो डैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे ट्यून्ड।